नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इवोल्यूशन आरएएस में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स ना। फंडामेंटल राइट ना, मूल अधिकार। हम फंडामेंटल राइट शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट है क्या, है ना। या हम सेपरेट सेपरेट पढ़ लें कि एक्चुअल में से फंडामेंटल क्यों कहा गया। दो चीजें हैं यहाँ पे। फंडामेंटल जिसे हम आधारभूत कहें, और दूसरी बात हो रही है राइट्स की। देखिए, आधारभूत का मतलब क्या होता है? कोई मकान बनता है तो उसकी नींव नींव जो होती है वो उसके लिए आधार है। उसी तरह ये जो राइट है, इन्हें फंडामेंटल का दर्जा क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया है क्योंकि ये व्यक्ति की ये राइट ऐसे हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, इनकी सुरक्षा करने का काम कर रहा है कहीं। और फंडामेंटल किस सेंस में कहा गया इसे? तो हम लिखें कि राज्य के स्वरूप को लोकतांत्रिक बनाने का काम भी ये अधिकार कर रहे हैं, इसीलिए इसे फंडामेंटल कहा गया है। सिंपल सी इतनी बात है। ये अधिकार कुछ इस प्रकार से हैं कि ये राज्य की तानाशाही को मर्यादित या सीमित करने का काम करते हैं, और उससे लोकतंत्र का उदय हो जाता है, जहां पर राज्य अपनी, है ना, लिमिटेड पावर के साथ फंक्शन करेगा और लोगों की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के साथ, स्वतंत्रता और गरिमा, इनके साथ खिलवाड़ नहीं करेगा राज्य। तो इसीलिए इनको फंडामेंटल का दर्जा दे दिया गया। वही बात करें राइट्स, कुछ अधिकार जो होते हैं वो नैसर्गिक या प्राकृतिक होते हैं, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है। जनरली उसमें क्या है, कुछ अधिकारों को रखा गया है, जैसे आप देख लीजिए, लाइफ या जीवन का अधिकार, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तीसरा है प्रॉपर्टी का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार। वहीं दूसरे अधिकारों की बात करें तो और क्या अधिकार हो सकते हैं? तो कुछ अधिकार हैं जो मानवाधिकारों की बात करता है, यानी एक हो गए प्राकृतिक और दूसरे होते हैं ह्यूमन राइट या मानवाधिकार। इसकी घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन द्वारा की गई थी, और ये विस्तृत है या असीमित है। और यूएन द्वारा कहा गया कि कोई भी देश इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लागू करे, इंप्लीमेंट करे बाय टाइम। तो भारत ने भी अपने संविधान में कुछ मूल अधिकारों को लागू किया है।
उसे हमने फंडामेंटल राइट कहा गया। फंडामेंटल राइट कहा है हमने, तो वो तीसरे प्रकार के राइट हो गए जो भारतीय संविधान में शामिल है ना, फंडामेंटल राइट। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहा गया, क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा करते हैं, ये राज्य के स्वरूप को लोकतांत्रिक बनाते हैं, शासक की जो निरंकुशता है उसको सीमित करने का काम करते हैं ये, और सामंतवाद या जिसको हम कह सकते हैं कि राजतंत्र, उसको लोकतंत्र में कन्वर्ट करने का काम ये फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें फंडामेंटल कहा गया है। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका महत्व देख लेते हैं। एक हेडिंग आप डाल दीजिए, फंडामेंटल राइट की इंपोर्टेंस या महत्व क्या है। फंडामेंटल का महत्व ये कि फंडामेंटल राइट जो है वो डेमोक्रेसी का संरक्षक है, लोकतंत्र का रक्षक है। फंडामेंटल राइट आपकी जानकारी भी बता दूं मैं कि यदि फंडामेंटल राइट नहीं होते ना, तो आप जो आज जीवन जी रहे हैं, भारत में जी रहे हैं, आपके आसपास है ना, आपको इस खतरे का अनुभव नहीं है कि पड़ोसी आके मुझे कभी भी चाकू मार सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हम राज्य हमारी रक्षा कर रहा है और राज्य के तौर पर पुलिस हमारी रक्षा कर रही है, कानून बना हुआ है। तो आपको सोसाइटी से भय तो नहीं है ना। ये भय कब नहीं है, जब आप इस लोकतंत्र में जी रहे हो, आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। आप आज जो यूट्यूब से या फिर किसी और संचार के माध्यम से सरकार को तंज कर सकते हो ना, कुछ बोल सकते हो, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये क्या है, ये आपके इन मूल अधिकारों से ही, यहीं से इनका ओरिजिन हुआ है। और बात करें तो क्या है कि ये व्यक्ति के चहुमुखी या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, भले वो नैतिक हो, बौद्धिक हो, आध्यात्मिक हो, इस सब प्रकार का विकास होगा वो इन मूल अधिकारों के माध्यम से होगा, क्योंकि जो आप करना चाहते हो ना वो आप कर पाओगे। अदरवाइज आप राजतंत्र में हो तो आप सीमाओं बन जाओगे, राजा का शासन ही अंतिम होगा। फिर क्या हो जाएगा, जैसे आप अगर आपने अगर बाहुबली मूवी देखी तो उसमें शिवगामी देवी, उसका एक एक फेमस डायलॉग है कि मेरा वचन ही शासन है। तो मेरा वचन ही शासन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब संविधान बना हुआ है, मूल अधिकार मिले हुए हैं, तो यहाँ पे कानून का शासन, कानून के समक्ष सभी समान है, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है बाई लॉ। तो ये सारा जो मिल रहा है हमें कहीं ना कहीं इन मूल अधिकारों के माध्यम से मिल रहा है। हम आगे अदर लेक्चर में हम देखते जाएंगे, तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ना, ये पढ़ेंगे ना, क्रम से पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मूल अधिकारों की इंपॉर्टेंस है क्या एक्चुअल में। और क्या कह सकते हैं, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है ना, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, उनको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। वीकर सेक्शन में भले वुमन आ गई, महिला हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, है ना, या दलित हो गए, इन सब का संरक्षण भी
इन मूल अधिकारों के माध्यम से इनको संरक्षण मिल रहा है, तो ये इनके महत्व हो जाते हैं। वही इनकी विशेषता देखें कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, ये सारी चीजें विशेषता हम देख लेते हैं। उससे आपका क्या होगा, एक ब्रॉड आपकी अप्रोच तैयार हो जाएगी कि एक्चुअली में मूल अधिकार है क्या। हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकार को मूल क्यों कहा गया है, फंडामेंटल क्यों कहा गया है, तो हमने देख लिया कि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास है ना, समावेशी विकास को रिप्रेजेंट कर देगा, उसके चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। वही हम बात करते हैं कि ये व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, इसलिए फंडामेंटल कर दिया। फिर राइट की बात की हमने, तो तीन प्रकार से हमने राइट पढ़े। एक प्राकृतिक जो राइट्स होते हैं, प्राकृतिक राइट्स होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात होती है। और वही हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के माध्यम से मानवाधिकारों को लागू किया गया, और कहा गया यूएन द्वारा कि प्रत्येक देश इन मानवाधिकारों को बाई टाइम लागू करे। और फिर उसी के माध्यम से कुछ अधिकार लेके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकारों को इंक्लूड कर बाई टाइम किया हमने, और उन्हीं अधिकारों को हमने फंडामेंटल राइट ही बोला। लेकिन अब हम फंडामेंटल राइट की विशेषताओं से पहले हिस्ट्री देख लेते हैं कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट जो फर्स्ट टाइम जो इवॉल्व हुए थे वो 1215 में इंग्लैंड का किंग था, किंग जॉन। इन्होंने वहां की प्रजा के लिए जो एक सर्कुलर जारी किया है, अधिकार पत्र जारी किया था, उसके माध्यम से इन्होंने वहां की जनता को कुछ अधिकार दिए, और अधिकार देने से क्या हुआ, राज्य का जनता पर प्रभुत्व कम हुआ। राज्य का जनता पर प्रभाव जब कम हुआ तो क्या हुआ, व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिला, कुछ सोचने का ना मौका मिला। अदरवाइज क्या हो रहा था, व्यक्ति पशु जीवन जी रहा था, अभी तक सीमाओं में बंधा हुआ था। एक टेरिटरी फिक्स कर दी थी, व्यक्ति को ये कर सकता, कुछ और नहीं कर सकता, तो व्यक्ति उसके अलावा सोच नहीं पाएगा। जो आज के समय जो आधुनिक विकास कर रहा है, आविष्कार होता है, कुछ खोज होती है ना, ये कैसे कर पा रहा कि आपके पास आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, सोच सकते हो, तो उनकी सीमाओं में बंधे हुए नहीं हो तो कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। तो 1215 में किंग जॉन ने, इंग्लैंड के शासक थे किंग जॉन, उन्होंने राज्य को, राज्य की पावर को कम किया जनता पर, और इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। फर्स्ट टाइम तो इन्होंने लागू किया। भारतीय संविधान में कहां से फंडामेंटल राइट इंक्लूड हुए, तो अमेरिका से हमने लिए हैं। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट को कहां से इंक्लूड किया गया है, अमेरिका से। और क्या बात हो सकती है, हम अब क्या करेंगे, मुझे ये सिर्फ एक मैग्ना कार्टा की बात बतानी थी कि आपको इंग्लैंड में जो किंग जॉन द्वारा 1215 में जो अधिकार पत्र लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसीलिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है आर्टिकल 1235, उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी बात बतानी थी। पहले मैं आपको विशेषता बताऊंगा, फिर अपन वन बाय वन आर्टिकल बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट की अपन विशेषता देखेंगे। अच्छा, पहली विशेषता हमें लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, व्यक्ति को प्राप्त है, ये पहली बात। व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। वहीं दूसरी बात करें तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। हाँ।
तीसरी बात करें इनकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति में ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो किसी विशेष वर्ग, जैसे वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए, दलित वर्ग हो गया, इनके लिए राज्य कुछ करेगा, यानी राज्य को कुछ करने की सोवरेनिटी दी जा रही। राज्य कुछ अपने दायित्व को निभाए, राज्य कुछ करे, राज्य कुछ करे, यानी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जा रही है। तो प्रकृति में हो गए पॉजिटिव। वही कहा जा रहा है कि राज्य इंटरफेयर नहीं करे व्यक्ति के स्वतंत्रता में। जो भी आर्टिकल दिए हैं तो राज्य का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए अनावश्यक रूप से, तो राज्य कुछ ना करे। राज्य को रिस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये नकारात्मक प्रकृति के हो गए। जो व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, जहां ये कहा गया है कि राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो कैसे अधिकार है? उनको नेगेटिव का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि पॉजिटिव राज्य कुछ करे, कुछ परफॉर्म करे, तो उन्हें पॉजिटिव का दर्जा दे दिया गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। उसके अलावा और क्या बात हुई है? क्या फंडामेंटल राइट अनलिमिटेड पावर है? क्या अनलिमिटेड है क्या फंडामेंटल राइट? ना, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होगा तो क्या हो जाएगा? किसी का एक का फंडामेंटल राइट, मेरा फंडामेंटल राइट है मैं नाचू गाऊं, लेकिन उससे क्या होगा? मैं अनलिमिटेड पावर अपनी उसमें दिखा रहा हूं या मैं ऐसा कर रहा हूं, तो किसी और का अगर फंडामेंटल राइट उसमें वायलेट हो रहा है तो क्या होगा? ये राज्य का कर्तव्य है कि इन चीजों को आपस में लिमिटेड करे या तार्किक रूप से उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो यहां पे हम लिखेंगे एक पॉइंट कि मूल अधिकार असीमित नहीं है। प्रकृति इसी असीमित प्रकृति में नहीं है। अदरवाइज क्या होगा? एक का मूल अधिकार दूसरे के लिए शोषण बन जाएगा। यानी मैं मेरे घर पर डीजे बजा रहा हूं, पास वाला परेशान हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फिर राज्य का कर्तव्य बन जाएगा, राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी कि एक का तो मूल अधिकार का वायलेशन हो रहा है और एक अपना मूल अधिकार को जाहिर कर रहा है साउंड बजा के। तो ये नहीं होना चाहिए। तो राज्य द्वारा क्या है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि जैसे साउंड बजाने की 10 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते, ये है ना। तो ये कैसे है? किसी के आधार पर है। और क्या हो सकता है मूल अधिकार? भेजता हूं मैं। अच्छा, कुछ मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ विदेशियों को भी, विदेशों में भी शत्रु देश के व्यक्ति को छोड़ के, शत्रु देश को छोड़कर, आप यहां पूरा लिख लीजिए। तो क्या क्या है? जैसे अपन आर्टिकल 15 और 16 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं, 29 की बात करते हैं, ये है केवल नागरिकों के लिए। जो कुछ अधिकार जो है वो विदेशियों दूसरे व्यक्तियों को प्राप्त है। आर्टिकल 14 की बात कर लो, ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे आगे। अच्छा, और क्या कहा जा सकता है? ये मूल अधिकारों की विशेषताएं हो चुकी है ना। अब हम यदि मूल अधिकारों की बात करें कि मूल अधिकार कुल कितने हैं, तो मूल अधिकार मूल रूप से जो संविधान लागू हुआ था तो मूल अधिकार 7 थे। जैसे कौन कौन से थे? तो 14 से 18 की में बात होती स्वतंत्रता के बारे में। अब वहीं हम 19 से 22 के बारे में बात करें तो 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता की बात करता है।
स्वतंत्रता का अधिकार। वही 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है, और फिर 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और फिर 29 और 30 जो है वो शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण संबंधी बात करते हैं। 31 जो है वो संपत्ति के अधिकार की बात करता है, और 32 जो है वो संवैधानिक उपचार यानी रिट्स जो है वो उसकी बात करता है। तो ये मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाय टाइम 1978 44वें संविधान संशोधन यानी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा क्या हुआ कि इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का सब क्लोज जो एफ है उसमें भी संपत्ति के अधिकार की बात हुई थी, तो वो भी खत्म हो गया। और साथ ही आर्टिकल 31 भी मूल अधिकार से एक संवैधानिक अधिकार बन गया, यानी लीगल राइट बन गया। तो क्या है कि राज्य द्वारा किसी कानून के बिना संपत्ति से आपको वंचित नहीं किया जाएगा, ये अधिकार बन गया। और इसे आर्टिकल 300A भाग 12 में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं और संख्या कितनी है, तो 6 है। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस इंट्रो के बारे में हम बात कर चुके हैं, मूल अधिकार क्या है, कैसे है, ये फंडामेंटल क्यों है, ये सारी बातें हम अपने इस लेक्चर में इंक्लूड कर चुके हैं। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल्स की शुरुआत कर देंगे। आर्टिकल 12 से हम पढ़ेंगे, 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे हम, फिर विधि की बात करेंगे। तो ये हम बाई क्रम पढ़ेंगे, और मूल अधिकार बड़ा चैप्टर है, तो आराम से इसको पढ़ने वाले हैं और बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।